सुनसान हाईवे और रहस्यमयी सवारी। नमस्कार दोस्तों, बिहार की सीमांत धरती पर जहां गांव और शहर के बीच की दूरी को केवल धूल, पसीना और स्टार्ट नहीं हो रहे ट्रकों की आवाज से मापा जाता था, वहीं एक नाम धीरे धीरे हर ट्रक यूनियन में जाना पहचाना हो गया था। रघु यादव, 40 के करीब उम्र, चेहरे पर झुर्रियां, आंखों में लाल डोरे और होठों से कभी न छूटने वाली बीड़ी की गंध। लेकिन सबसे खास बात थी उसका ट्रक चलाने का अंदाज। ऐसा लगता मानो ट्रक और वो एक ही जान के दो रूप हों। रघु को लोग रघु एक्सप्रेस कहते थे क्योंकि वो ट्रक इतना तेज चलाता था कि समय को भी पीछे छोड़ दे। लेकिन जितना तेज वो था उतना ही चुप भी। अपने बीते कल के बारे में कभी किसी से कुछ नहीं कहता, बस कहता था हाईवे ही मेरा घर है और ट्रक मेरा साथी। कई बार ट्रक ड्राइवरों ने वहां किसी लड़की को अकेले चलते देखा था जो अचानक गायब हो जाती। कईयों ने बताया कि वो लड़की ट्रक में लिफ्ट मांगती है, लेकिन ट्रक से उतरते वक्त उसका चेहरा इंसानी नहीं लगता। रघु इन बातों को हंसी में उड़ा देता। भूत प्रेत नहीं होते, डर तो बस मन का वहम है, वो कहता। लेकिन उसे क्या पता था कि एक रात उसकी जिंदगी बदलने वाली है। अक्टूबर की एक ठंडी रात थी। रघु अपनी लाल अशोक लेलैंड ट्रक में 15 टन माल लेकर जमशेदपुर से भुवनेश्वर के लिए निकला था। चांद अधूरा था, सड़क पर सन्नाटा और हवा में अजीब सी खामोशी थी। रात के लगभग 1:30 बजे होंगे जब वो राजमार्ग 66 के सुनसान हिस्से में पहुंचा। ट्रक की हेडलाइट्स दूर तक अंधेरे को चीर रही थीं। तभी एक मोड़ पर उसने देखा, सड़क किनारे सफेद साड़ी में एक लड़की खड़ी है, हाथ उठाकर लिफ्ट मांग रही है। रघु ने ब्रेक मारा। ट्रक धीरे धीरे रुका। ए बहन, इस रात गए, कहाँ जाना है? रघु ने पूछा। लड़की ने धीमे स्वर में कहा, भद्रक, क्या मुझे छोड़ दोगे? उसकी आवाज में एक अजीब ठंडक थी और चेहरा एकदम शांत, न डर न हड़बड़ाहट। रघु को कुछ अजीब जरूर लगा, लेकिन उसने कहा, बैठो, वैसे भी उधर ही जा रहा हूँ। लड़की ट्रक के कैबिन में चुपचाप बैठ गई। रघु आमतौर पर बहुत बातें करता था, लेकिन उस रात उसने एक शब्द नहीं कहा। लड़की की चुप्पी और ठंडी मौजूदगी ने कुछ ऐसा असर किया था कि उसके पास बोलने को कुछ नहीं बचा। थोड़ी देर बाद रघु ने उसकी तरफ देखा और पूछा, नाम क्या है तुम्हारा? लड़की ने धीरे से कहा, नेहा। बस इतना ही। फिर वो चुप हो गई। रघु ने एक झलक उसकी आंखों में देखी, काले बादलों की तरह गहराई, जैसे कोई सदियों का दर्द छुपाए हो। करीब 20 किलोमीटर के बाद अचानक ट्रक का इंजन झटका खाकर बंद हो गया। रघु ने ट्रक साइड में लगाया और उतरकर बोनट खोला, लेकिन सब ठीक था। जैसे ही उसने कैबिन की ओर देखा, लड़की गायब थी। अबे ये क्या मजाक है, रघु बड़बड़ाया। वो ट्रक में चढ़ा, सीट खाली। वो दरवाजा भी बंद था जिससे लड़की चढ़ी थी, लेकिन ट्रक की सीट अभी भी हल्की गर्म थी, जैसे कोई अभी वहां बैठा हो। रघु को पसीना आ गया। उसने तुरंत इंजन स्टार्ट किया और ट्रक भद्रक की ओर बढ़ाया। सुबह करीब 4 बजे वो एक ढाबेनुमा होटल पर रुका, शिव प्रसाद भोजनालय। वहां वही लड़की उसे फिर दिखाई दी। अब वो होटल के बरामदे में खड़ी थी। रघु हैरान रह गया। तू यहाँ कैसे पहुंच गई? लड़की मुस्कराई और कहा, मैं तो यहीं हूँ, हमेशा से। रघु के होश उड़ गए। वो होटल के मालिक के पास भागा और पूछा, भाई, ये लड़की कौन है? इसे देखा? मालिक का चेहरा जर्द पड़ गया। तुमने इसे देखा? ये लड़की, ये तो 10 साल पहले मर चुकी है, ट्रक से कुचलकर। अब हर साल किसी न किसी ड्राइवर को दिखती है। रघु के हाथ से पानी का गिलास गिर पड़ा। क्या नेहा की आत्मा रघु को कुछ बताना चाहती है, या वो उसे भी अपनी तरह बना देना चाहती है? रघु ने जैसे तैसे ट्रक फिर से स्टार्ट किया और भद्रक की ओर बढ़ने लगा, लेकिन उसका मन अब भारी हो चुका था। हर बार जब वो रियर व्यू मिरर में देखता, उसे ऐसा लगता कि कोई पीछे बैठा है। नेहा का नाम उसके कानों में गूंजता जा रहा था। कुछ ही दूरी पर बारिश शुरू हो गई। विंडशील्ड पर गिरती बूंदों के बीच सड़क और भी सुनसान हो गई थी। अचानक उसे कैबिन के अंदर ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। बीड़ी सुलगाई, लेकिन वो भी एक झटके में बुझ गई। ये सब मेरा वहम है। हाँ, बस वहम, उसने खुद को समझाया। लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा, हेडलाइट्स की रोशनी में दूर एक आकृति दिखी। वो फिर वही लड़की थी, ट्रक से काफी आगे, बिल्कुल उसी मुद्रा में जैसे लिफ्ट मांग रही हो। अबे ये, रघु के रोंगटे खड़े हो गए। उसने ब्रेक नहीं लगाया, बल्कि डर के मारे ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी। पर जैसे ही वो आकृति पार हुई, वो लड़की अब सामने सीट पर बैठी थी। मैंने कहा था ना, मुझे भद्रक जाना है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। रघु ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम वहां कैसे पहुंची, और फिर ट्रक में? लड़की ने धीमे से कहा, मैं वहीं होती हूँ जहां मुझे जरूरत हो। उसका चेहरा अब और भी अजीब लग रहा था, सफेद, लेकिन आंखों में काली परछाइयां। रघु ने ट्रक रोकना चाहा, लेकिन ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। ट्रक खुद चल रहा था, बिना किसी नियंत्रण के, और लड़की सिर्फ देखे जा रही थी, बिना पल के झपकाए। ट्रक के पुराने रेडियो में अचानक कोई पुराना फिल्मी गीत बजने लगा। कहीं दीप जले, कहीं दिल। रघु ने रेडियो बंद किया, लेकिन वो खुद ही चालू हो गया। अब रेडियो से लड़की की आवाज आने लगी, रघु, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। रघु की सांसें तेज हो गईं। उसकी समझ से परे था ये सब।
सुबह करीब 4 बजे भद्रक के बाहरी इलाके में ट्रक फिर से अपने आप रुक गया। वहां एक पुराना होटल था, काली मां विश्राम गृह, नाम से ही डरावना। लड़की ट्रक से उतरी और बिना कुछ कहे होटल की ओर बढ़ गई। रघु पीछे पीछे गया, लेकिन जैसे ही होटल में दाखिल हुआ, लड़की गायब थी। उसने होटल के मालिक से पूछा, भाई, एक लड़की आई थी, सफेद साड़ी में, अंदर गई है। मालिक का चेहरा सफेद पड़ गया। बाबू, तुमने उसे देखा? वो लड़की 10 साल पहले इसी होटल में ठहरी थी। उसी रात एक ट्रक ने उसे कुचल दिया था। अब वो आत्मा बनकर इसी जगह भटकती है और हर साल किसी न किसी ट्रक ड्राइवर को दिखाई देती है। रघु वहीं कुर्सी पर गिर पड़ा। उसके होठों से बीड़ी भी गिर गई। रघु जैसे तैसे उठा, होटल के कमरे में गया जहां लड़की गई थी, कमरा नंबर 13। कमरे का दरवाजा खोलते ही उसे अंदर दीवार पर कुछ खून से लिखा दिखा, मैं फिर आऊंगी। कमरे में तेज ठंडी हवा चली और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रघु ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज गले में ही फंस गई। रघु को भद्रक होटल में जो अनुभव हुआ था वो किसी भयानक फिल्म से कम नहीं था। अगले दिन वो जैसे तैसे ट्रक लेकर आगे बढ़ा, पर उसका मन अब बेचैन था। रात जब उसने एक ढाबे के पास ट्रक रोका और खाना खाया तो नींद से पहले बीड़ी सुलगाते हुए सोचने लगा, क्या वो सब सच था? क्या मैं पागल हो गया हूँ? लेकिन जैसे ही वो ट्रक की पीछे वाली सीट पर लेटा और आंखें बंद की, एक डरावना सपना शुरू हो गया। एक सुनसान सड़क, धुंध से ढकी हुई, सामने वही लड़की नेहा, उसकी आंखों से खून बह रहा था। वो चिल्ला रही थी, रघु, मेरी मदद करो, मैं अधूरी हूँ। फिर अचानक उसकी आंखें जल उठती और वो एकदम पास आ जाती। मुझे इंसाफ दिलाओ, नहीं तो तुम भी मर जाओगे। रघु हड़बड़ाकर उठ बैठा, पसीने में डूबा हुआ। बाहर घना कोहरा छाया था, लेकिन उसके कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी। सुबह उसने पास के गांव के मंदिर में जाकर माथा टेका। वहीं बैठे एक बूढ़े बाबा ने उसे टोक दिया, तू उस रास्ते से आया है जहां आत्माएं भटकती हैं। तुझे छू लिया है किसी की अधूरी आत्मा ने। रघु चौंक गया। आपको कैसे पता? बाबा ने मुस्कुरा कर कहा, तेरी आंखें बता रही हैं और वो भी बता रही है जो तुझसे लिपटी है। रघु कांप गया। बाबा ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, उस आत्मा की कहानी जानना चाहो तो भद्रक से 10 किलोमीटर दूर एक पुराना गांव है बिसरपुर, वहीं से कहानी शुरू हुई थी। रघु ने अपनी ट्रक की यात्रा को बीच में रोक दिया और बिसरपुर की तरफ बढ़ चला। गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खंडहर में बदल चुकी थी। गांव वालों से पता चला कि 12 साल पहले उस हवेली में एक बड़ा हादसा हुआ था। एक लड़की थी, नेहा वर्मा, बेहद होशियार और सुंदर। शहर से पढ़ाई करके लौटी थी, लेकिन गांव के जमींदार के बेटे ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। उस रात नेहा को जबरन हवेली लाया गया, जुल्म हुआ और फिर उसे एक ट्रक के सामने धक्का दे दिया गया। लोगों ने कहा नेहा की मौत एक्सीडेंट नहीं थी, बलिदान था, और तब से वो आत्मा बन गई। रघु की रूह कांप गई। वही ट्रक? क्या उसी ट्रक को चलाने वाला कोई और था? रघु ने जब गहराई से सोचना शुरू किया तो एक पुरानी याद चमकी। 12 साल पहले वो एक नया ड्राइवर था। एक बार एक आदमी ने उसे जबरदस्ती पैसे देकर कहा था, बस इस लड़की को सामने वाली सड़क पर उतार देना। रघु को नहीं पता था कि वो लड़की मरने जा रही है। अब उसे समझ में आया कि शायद वो ट्रक वही था और कहीं न कहीं वो भी इस हत्या में अनजाने में शामिल था। नेहा की आत्मा को उसी ट्रक से जोड़ा गया था और शायद इसलिए वो अब रघु के पीछे थी। रात को जब रघु एक और ढाबे पर रुका, फिर वही सपना आया, इस बार और ज्यादा भयानक। नेहा अब हवेली के बरामदे में खड़ी थी, उसके चारों ओर आग की लपटें थीं। रघु, तू अगर मुझे बचा नहीं सका तो कम से कम मेरा बदला पूरा कर। जमींदार का बेटा अब भी जिंदा है और वो फिर से किसी लड़की को वही रास्ता दिखा रहा है। रोक उसे, तभी मेरी आत्मा मुक्त होगी। रघु की आंख खुली तो सामने खून से लिखा हुआ था ट्रक की शीशे पर, बिसरपुर वापस जाओ। रघु ने तय कर लिया वो अब इस चुप्पी को खत्म करेगा। वो दोबारा बिसरपुर गया और पता किया कि जमींदार का बेटा अब विक्रम सिंह नाम से एक स्थानीय नेता बन चुका था। उसने उसी हवेली को फिर से बनवाया था और वहां अब भी लड़कियां लाकर उन्हें गायब कर देता था, पुलिस से मिलकर काम करता था। नेहा की आत्मा अब उन सबकी आवाज बन गई थी। रघु को अब समझ आ गया था, ये आत्मा सिर्फ भटकती नहीं, न्याय चाहती है। एक रात रघु हवेली में अकेले गया। वहां नेहा की आत्मा प्रकट हुई, आग की लपटों के बीच, काली हवा के झोंकों में लिपटी हुई। क्या तू मुझे इंसाफ दिलाएगा रघु? रघु ने सिर झुकाकर कहा, मैं गुनहगार हूँ, पर मैं अब हर हाल में तुम्हारा बदला पूरा करूंगा। तो सुन, विक्रम इस रात फिर एक लड़की को लाने वाला है, रोक उसे। अगर तू न रुका तो मैं कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगी। रघु का ट्रक बिसरपुर की सीमा के पास धीमा हो गया। सूरज ढलने लगा था और रास्ता वीरान हो चला था। पिछले कुछ दिनों से उसका दिमाग उसी लड़की के बारे में सोच रहा था, वो रहस्यमयी लड़की जिसे उसने ट्रक में बिठाया था और जो बाद में अचानक गायब हो गई। पर अब ये गायब होना किसी जादू या भ्रम का हिस्सा नहीं था, यह आत्मा की मौजूदगी थी, किसी अधूरी कहानी की, किसी अधूरे बदले की। रघु एक पुराने कुएं के पास बैठा था, जहां से हवेली के खंडहर दिखाई देते थे। बगल में बैठे गांव के एक बुजुर्ग ने बताया, बेटा, 12 साल पहले यहाँ एक भयानक घटना हुई थी। एक लड़की थी, नेहा वर्मा।
पढ़ी लिखी, सुंदर और बगावत करने वाली। गांव के जमींदार विक्रम सिंह की नज़र उस पर थी। रघु चुपचाप सुनता रहा। विक्रम उसे चाहता था। जब उसने मना किया तो एक रात उसे जबरदस्ती हवेली में लाया गया। मारपीट हुए, जुल्म हुए और फिर उसे मारने के लिए सड़क पर धक्का दे दिया गया, ट्रक के सामने। रघु का दिल एक झटके से धड़का। उसका दिमाग सन्न हो गया। क्या वो ट्रक उसका ही है? रघु को एक पुराना दृश्य याद आया। वो नया नया ड्राइवर था। एक आदमी ने रात को पैसे देकर कहा था, इस लड़की को स्टेशन छोड़ दो। लड़की बेहोश थी, जैसे नींद की दवाएं दी गई हों। रघु को शक हुआ था, पर उसने चुपचाप ड्राइव किया। और फिर सड़क पर अचानक लड़की उठी, चीखने लगी, बचाओ, मुझे मत मारो। उसी पल पीछे से किसी ने ट्रक का गेट खोल दिया और लड़की को धक्का दे दिया। ट्रक का पहिया उस पर चढ़ गया। रघु डर से पागल हो गया था। उसने पुलिस में जाने की कोशिश की, लेकिन उस आदमी ने धमकाया, तेरी बीवी और बेटा दोनों को जला देंगे। रघु चुप रहा और धीरे धीरे उस घटना को भूलने की कोशिश करता रहा। पर अब वो लड़की लौट आई थी, आत्मा बनकर। गांव की एक पुरानी टीचर ने रघु को एक फोटो दिखाई। स्कूल में खड़ी एक लड़की, किताबें पकड़े हुए। ये रही नेहा, मुझसे अंग्रेजी सीखती थी, बहुत होशियार थी। सपना था कि गांव की लड़कियों के लिए स्कूल खोलेंगी। रघु उस तस्वीर को देखते ही कांप उठा। वही चेहरा, वही आंखें, वही लड़की जो उस रात ट्रक में बैठी थी। अब उसे पूरा यकीन हो गया, वो आत्मा कोई और नहीं, नेहा वर्मा थी। और वो रघु को चुनकर उसके सामने इसलिए आई थी क्योंकि रघु भी उस रात का हिस्सा था। रघु उस रात सो नहीं सका। उसने ट्रक के शीशे में खुद को देखा और वही आवाज गूंजी, रघु, मुझे इंसाफ दिलाओ। मेरी आत्मा इस धुएं में फंसी है तब तक जब तक मेरा कातिल जिंदा है। तू भी दोषी है, लेकिन तू ही मेरा एकमात्र रास्ता भी है। रघु के गले में वही ताबीज था जो बाबा ने उसे दिया था। वो जलने लगा और तभी एक सपना फिर आया। नेहा जलती हुई हवेली में चिल्ला रही थी, विक्रम जिंदा है और फिर से उसी रास्ते पर है। एक और लड़की, उसी तरह। रघु अब समझ चुका था, यह आत्मा सिर्फ बदला नहीं चाहती, बल्कि चेतावनी दे रही है कि एक और मासूम जीवन खतरे में है। विक्रम सिंह अब भी अपनी हवेली में रह रहा है। गांव में उसका रौब और ताकत है और कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब रघु चुप नहीं बैठेगा। उसने ट्रक की चाबी उठाई और कसकर पकड़ ली। नेहा, मैं तेरे इंसाफ की लड़ाई लड़ूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। रघु के सपने लगातार डरावने होते जा रहे थे। वो अक्सर खुद को एक पुराने खंडहर के सामने खड़ा पाता। चारों ओर धुंध, हवा में अजीब सी फुसफुसाहट और सामने एक औरत का धुंधला सा चेहरा। एक रात वो नींद में चलने जैसा महसूस करता हुआ खुद को गांव के बाहरी हिस्से में बने पुराने शिव मंदिर के पास पहुंचा हुआ पाता है। वहां उसे एक बूढ़े बाबा मिले, शंभूनाथ दादा। शंभूनाथ दादा गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान थे, जिनकी बातें अब बच्चे किस्से जैसी लगती थीं, लेकिन सच्चाई उन किस्सों में छुपी थी। शंभूनाथ दादा ने धीमी आवाज में कहा, तू जिस आत्मा को देख रहा है उसका चेहरा मैंने पहले भी देखा है बेटा, 7 साल पहले और उससे भी 7 साल पहले। रघु चौकन्ना हो गया। क्या मतलब? नेहा वर्मा की आत्मा सिर्फ भटकती नहीं, वो हर 7वें साल उस इंसान को ढूंढने लौटती है जिसने उसे मारा, जिसने उसका सपना तोड़ा। उसका सपना? रघु ने पूछा। हाँ, वो लड़कियों के लिए स्कूल खोलना चाहती थी, पर जमींदार ने उसे जिंदा जला डाला। कहते हैं उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक उसे इंसाफ न मिले, और हर 7 साल में जब अमावस्या की रात और पूर्णिमा की सुबह एक साथ पड़ती है तब वो लौटती है। रघु ने जब गांव के दूसरे बुजुर्गों से भी पूछा तो सबने मुंह फेर लिया, पर एक वृद्ध महिला, गौरादाई, जो नेहा की सहेली थी, फूट फूट कर रोने लगी। हर 7 साल में किसी न किसी जवान लड़की के साथ अनहोनी होती है, या तो वो गायब हो जाती है या मर जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता क्योंकि डरते हैं। विक्रम सिंह अब भी जिंदा है, लेकिन पुलिस? रघु ने पूछा। गौरादाई ने कड़वाहट से कहा, पुलिस? वो तो जमींदार की जेब में है। गौरादाई ने बताया कि 7 साल पहले भी एक लड़की गायब हुई थी, अनामिका। उसकी उम्र 18 साल थी। वो कॉलेज से लौटते वक्त हाईवे पर गायब हो गई। अगले दिन उसका शव उसी पुराने खंडहर में मिला था, जलता हुआ। लोगों ने कहा आत्महत्या की होगी, पर मैं जानती हूँ, नेहा उसे बचाने आई थी, लेकिन समय रहते नहीं पहुंच सकी, और तब से उसकी आत्मा बेचैन है। शंभूनाथ दादा ने पंचांग देखकर बताया, इस बार अमावस्या और पूर्णिमा फिर से एक ही रात पड़ रही है, बस 6 दिन बाकी हैं। रघु को समझ में आने लगा था कि आत्मा सिर्फ बदला लेने नहीं आई, वो एक और मासूम को बचाने आई है। गांव में रहने वाली एक 17 साल की लड़की थी, रेखा। बहुत होशियार, आत्मनिर्भर और स्वप्नद्रष्टा। वो भी स्कूल खोलना चाहती थी। रघु को डर लगने लगा। क्या रेखा अगला निशाना है? उसने रात को ट्रक की हेडलाइट बंद करके हवेली की तरफ से आने वाले रास्ते पर निगरानी शुरू कर दी, और तभी उसे दिखा एक काली जीप जिसमें विक्रम सिंह बैठा था और बगल में थी रेखा, बेहोश। रघु ने ट्रक स्टार्ट किया और पीछे लगा। जीप ने हवेली के पुराने दरवाजे में प्रवेश किया। हवेली के अंदर जैसे तंत्र क्रिया की तैयारी हो रही थी। रघु दौड़कर अंदर गया, पर तभी दरवाजे अपने आप बंद हो गए।
तभी दीवारों से धुएं उठने लगे और नेहा की आत्मा प्रकट हुई। रघु, अब वक्त है, ये आखिरी मौका है, या तो उसे बचा लो या ये चक्र फिर 7 साल बाद लौटेगा, और तब शायद तुम जिंदा न रहो। रघु के सपनों में अब एक नया चेहरा जुड़ गया था, एक छोटी बच्ची जो हर बार उसे एक पुराने कुएं की ओर इशारा करती थी। उसकी मासूम आंखों में डर और दर्द दोनों थे। एक रात रघु ने सपना देखा जिसमें लड़की बोलती है, माँ वापस नहीं आई, पापा ने दरवाजा बंद कर दिया और सब जल गया। रघु की नींद टूटती है, लेकिन उसका मन बेचैन हो जाता है। वो जानता था कि ये कोई मामूली सपना नहीं, आत्मा उसे कुछ दिखाना चाहती है। रघु ने गांव के प्राइमरी स्कूल की लाइब्रेरी में जाकर पुराने अखबार और रिकॉर्ड खंगाले। वहां एक खबर मिली, 10 साल पहले गांव के एक शिक्षक रमाकांत वर्मा और उसकी पत्नी नेहा वर्मा के घर में संदिग्ध आग लगने से 3 मौतें। रघु को चौंकाने वाली बात ये लगी कि रिपोर्ट में आग को दुर्घटना कहा गया था, लेकिन नीचे छोटे शब्दों में लिखा था। कुछ ग्रामीणों के अनुसार ये कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी। रघु ने खोज जारी रखी। उसे पता चला कि नेहा वर्मा कोई आम महिला नहीं थी, वो गांव की पहली शिक्षिका थी और उसने लड़कियों के लिए एक स्कूल खोलने का सपना देखा था। लेकिन गांव के रसूखदार और पुराने विचारों वाले लोगों को ये मंजूर नहीं था, खासकर विक्रम सिंह को, जो नहीं चाहता था कि लड़कियां पढ़ें। रघु को एहसास हुआ कि नेहा को सिर्फ मारा नहीं गया था, उसे सपनों समेत जलाया गया था। रघु उस पुराने घर पर गया जहां नेहा और उसका परिवार जला था। अब वहां सिर्फ राख और पत्थर थे। लेकिन जैसे ही वो आंगन में पहुंचा, हवा ठंडी हो गई और एक आवाज आई, मेरा परिवार अधूरा रह गया, मेरी बेटी को इंसाफ दो। एक पुरानी अलमारी के पीछे रघु को एक जली हुई डायरी मिली। उस पर लिखा था, यदि मैं ना रहूं तो मेरी बेटी को मत छोड़ना, उसे पढ़ाओ, उसे आजाद करो। रघु की आंखें नम हो गईं। गांव के ही एक बूढ़े आदमी, हरिनाथ काका, जो उस वक्त उस हादसे के चश्मदीद थे, उन्होंने रघु को बुलाकर एक बात बताई। नेहा की बेटी जीवित थी, पर उसे छुपा दिया गया। विक्रम सिंह ने उसे अपनाने का ढोंग किया, लेकिन जब वो 10 साल की हुई तो उसे भी मार दिया। रघु को झटका लगा, तो आत्मा सिर्फ बदला नहीं ले रही, वो अपनी बेटी को भी ढूंढ रही है। हरिनाथ काका ने सर हिलाया। वो अब भी अपनी बेटी की चीखें सुनती है। उसे लगता है कि वो उसे बचा नहीं पाई। अब रघु को लगने लगा कि ये आत्मा किसी को मारना नहीं चाहती, वो तो इंसाफ और शांति चाहती है। रघु ने ठाना कि वो अब चुप नहीं बैठेगा। उसने विक्रम सिंह के खिलाफ रिपोर्ट तैयार की, सबूत इकट्ठे किए और पुलिस से संपर्क किया। लेकिन तभी उसे एक चेतावनी मिली, सच के पीछे जाएगा तो तू भी राख हो जाएगा। रघु अब डर नहीं रहा था, वो आत्मा की तरह ही अब सिर्फ सच का साथ देना चाहता था। उस रात जब रघु घर लौटा तो उसे खिड़की पर वही बच्ची दिखाई दी। उसकी आंखों में शांति थी। उसने बस इतना कहा, माँ कहती थी कि अच्छा करने वालों को डरना नहीं चाहिए। धन्यवाद अंकल। रघु की आंखों से आंसू निकल आए। अब कहानी उसकी नहीं थी, अब कहानी उस अधूरी आत्मा की थी जो माँ थी, शिक्षिका थी और इंसाफ की प्रतीक बन गई थी। रघु की आंखों में नींद नहीं थी। बीते कुछ हफ्तों से जो कुछ हुआ था उसने उसकी जिंदगी बदल दी थी। वो अब बस एक ही लक्ष्य में बंध चुका था, नेहा की आत्मा को शांति देना। उसके मन में लगातार वही आवाज गूंजती थी, मेरी बेटी, मेरा सपना अधूरा रह गया। रघु जानता था कि आत्मा का गुस्सा अब तक सिर्फ एक चेतावनी थी, लेकिन अगर उसने इस सफर को पूरा नहीं किया तो वो आत्मा विनाश का रूप ले सकती थी। रघु ने अपने ट्रक में पुराने मंदिर के लिए कुछ सामग्री रखी, गंगा जल, नीम की लकड़ियां, धूप, कपूर और नेहा की डायरी। उसने तय कर लिया था कि जिस जगह नेहा का सपना जला था वहीं उसे मुक्ति भी मिलेगी। गांव वालों ने जब ये सुना तो बहुत से लोग डर से घरों में बंद हो गए। कुछ ने कहा, रघु पागल हो गया है, उस आत्मा से कोई जीत नहीं सकता। लेकिन रघु अब किसी डर से नहीं लड़ रहा था, वो इंसाफ के लिए खड़ा था। जैसे ही रघु ने ट्रक चलाया, सन्नाटा घना होता गया। राजमार्ग पर कोहरा फैलने लगा। ट्रक की विंडशील्ड पर किसी ने एक शब्द उकेरा, सच के साथ रहोगे तो जलना पड़ेगा। अचानक ट्रक के रेडियो से एक जली हुई आवाज आई, क्या मेरी बेटी अब भी मेरा इंतजार कर रही है? रघु की आंखें भीग गईं। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें उससे मिलाऊंगा, तुम्हारे सपने को भी पूरा करूंगा। रेडियो शांत हो गया और हवा थोड़ी हल्की सी लगने लगी। रघु उसी पुराने घर पहुंचा जहां नेहा और उसकी बेटी की जली हुई यादें थीं। वहां अब सिर्फ भस्म, टूटी दीवारें और राख थीं। उसने वहीं एक छोटी चिता बनाई जिसमें नेहा की जली हुई डायरी, उसके टूटे चश्मे और बेटी की फटी हुई स्कूली ड्रेस रख दी। चिता जलाते ही हवा कांपने लगी और अचानक एक नीली रोशनी के साथ नेहा की आत्मा सामने आ खड़ी हुई। नेहा की आत्मा अब डरावनी नहीं थी, उसके चेहरे पर शांति की एक हल्की झलक थी, लेकिन आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं बस अपनी बेटी को पढ़ते हुए देखना चाहती थी। रघु ने झुककर हाथ जोड़ते हुए कहा, तुम्हारी बेटी के नाम पर एक स्कूल खुलेगा, वो अब भी जिंदा है तुम्हारे सपने में। नेहा की आंखों से आंसू गिरते ही चिता से उठती आग शांत हो गई। नेहा की आत्मा अब ऊपर उठने लगी थी, लेकिन तभी एक अंधेरी परछाई प्रकट हुई, विक्रम सिंह की आत्मा, जो अब भी भटक रही थी।
उसने गरजते हुए कहा, तू मुझे नहीं रोक सकता, ये आग मेरी है। रघु चौंका, लेकिन डर नहीं दिखाया। उसने गंगाजल विक्रम की आत्मा पर छिड़का और चिल्लाया, तेरा पाप अब और नहीं जलेगा। विक्रम चीखता हुआ धुएं में घुल गया। नेहा की आत्मा शांत मुस्कराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। अगली सुबह गांव में एक नई इमारत की नींव रखी गई। शिक्षिका नेहा वर्मा बालिका विद्यालय। रघु उस स्कूल का पहला संरक्षक बना। लोगों ने देखा कि राजमार्ग पर अब वो साया नहीं दिखता। न कोई लड़की लिफ्ट मांगती थी, न ट्रक अपने आप बंद होते थे। राजमार्ग अब सुनसान नहीं, सुरक्षित हो गया था। रघु की आंखों में नींद गायब थी। बीती रात फिर वही सपना आया था। नेहा खून से सनी हुई सड़क के किनारे खड़ी थी और उसकी आंखें कुछ मांग रही थीं। उसने सपना नहीं, एक संदेश समझा। उसने अपने ट्रक की चाबियां उठाईं और बिना कुछ कहे सीधे निकल पड़ा राजमार्ग 66 की ओर, उसी रास्ते पर जहां पहली बार उसने उस रहस्यमयी लड़की को देखा था। रात 12:05 बजे जैसे ही ट्रक मोड़ पर पहुंचा, हवा अचानक सर्द हो गई और फिर वही हुआ। सड़क किनारे वही लड़की खड़ी थी, सफेद साड़ी, खुले बाल और आंखें जो अंधेरे में भी चमक रही थीं। रघु ने ट्रक रोका। इस बार न डर था, न हैरानी। लड़की चुपचाप बैठ गई, लेकिन इस बार उसने कुछ कहा, तैयार हो? रघु ने बिना पीछे देखे जवाब दिया, अगर तुझे शांति चाहिए तो मैं तुझे वहां लेकर चलूंगा जहां तेरी कहानी शुरू हुई थी। आत्मा मुस्कराई, मगर वो मुस्कान सुकून भरी नहीं थी, वो किसी रहस्य की परत जैसी थी। जैसे ही ट्रक चलने लगा, हवा भारी होती गई। ट्रक की हेडलाइट में सिर्फ धुंध और टेढ़ा मेढ़ा रास्ता दिखता था। फिर अचानक रेडियो चालू हो गया, बिना स्विच छुए। एक लड़की की कराहती हुई आवाज आई, मुझे क्यों छोड़ा था, मुझे क्यों नहीं बचाया? रघु कांप गया। ये नेहा की बेटी की आवाज थी। वो समझ गया, आत्मा अकेली नहीं थी, वो अधूरी आत्माओं के साथ थी, और अब वो जवाब चाहती थी। रघु ने आत्मा से पूछा, तू मुझे क्यों दिखी, इतने सालों बाद क्यों? लड़की ने धीरे से कहा, हर 7वें साल जब अमावस की रात आती है मैं लौटती हूँ, कोई तो मेरी बात सुने। रघु को याद आया गांव वालों का डर, हर 7 साल में कोई हादसा, कोई लाश, कोई ट्रक ड्राइवर जो लौट कर नहीं आया। आत्मा बोली, मैं अब सिर्फ मुक्ति नहीं चाहती, मैं इंसाफ चाहती हूँ। रघु ने ट्रक उसी जगह रोका जहां 7 साल पहले वो भयानक एक्सीडेंट हुआ था। वो जानता था यही वो जगह है जहां नेहा और उसकी बेटी की जान गई थी। आत्मा ट्रक से उतरी और सड़क के बीचों बीच खड़ी हो गई। चारों तरफ गूंज उठी कराहती आवाजें, चीखती हवाएं और जलती हुई यादों की परछाइयां। फिर अचानक सामने से एक ट्रक आता दिखा, वही नंबर प्लेट, वही लाल रंग, वही ड्राइवर विक्रम, जिसने सालों पहले उन्हें कुचला था। विक्रम का ट्रक अचानक रुक गया, लेकिन ड्राइवर सीट खाली थी। रघु ने देखा, वो ट्रक भूतिया था, जो आत्मा को उसका बदला लेने आया था। नेहा की आत्मा उस ट्रक की ओर बढ़ी, उसकी आंखें जल रही थीं, उसका रूप अब डरावना हो गया था। रघु चिल्लाया, रुको, अगर तुमने उसे खत्म कर दिया तो तुम भी मुक्त नहीं हो पाओगी। नेहा पलटी, मुक्ति नहीं, मुझे इंसाफ चाहिए। और उसने हाथ उठाकर वो ट्रक राख में बदल दिया। वो ट्रक जैसे ही राख हुआ, आत्मा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से कहा, अब मैं जा सकती हूँ? रघु ने सिर हिलाया। वो आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, लेकिन तभी नीचे से काली परछाइयां उठीं, विक्रम की आत्मा, जो अब भी आत्मा को अपने साथ खींचने आई थी। रघु ने जेब से गंगाजल निकाला और जमीन पर छिड़का। हवा में आग सी फैल गई और काली परछाई चीखती हुई गायब हो गई। सूरज की पहली किरणें पड़ीं। राजमार्ग अब शांत था। रघु ने देखा, आत्मा अब नहीं थी, सड़क भी साफ थी, ट्रक का रेडियो बंद था। उसने ट्रक को स्टार्ट किया और पीछे एक बोर्ड लगा दिया, इस रास्ते पर अब सिर्फ इंसान चलते हैं, आत्माएं नहीं। रघु जब गांव लौटा तो उसकी आंखों में नींद नहीं थी और मन में सवालों की आंधी। उसने तय कर लिया कि जब तक आत्मा की सच्चाई पूरी तरह सामने न आ जाए, तब तक चैन नहीं लेगा। वह गांव के पुराने ठाकुर हवेली की ओर गया, जहां राजमार्ग 66 का पहला नक्शा, निर्माण की फाइलें और पुराने केसों का रिकॉर्ड रखा था। हवेली के तहखाने में एक पुरानी अलमारी में उसे एक फाइल मिली जिस पर लिखा था। रघु ने फाइल खोली और जो पढ़ा, उसने उसकी रूह हिला दी। रिपोर्ट के अनुसार नेहा और उसकी बेटी उस रात अकेली नहीं थीं। उस ट्रक से जो टकराया था वो एक अवैध तस्करी में लिप्त वाहन था। उसमें ड्राइवर विक्रम के अलावा गांव के 2 रसूखदार लोग भी थे, ठाकुर साहब और स्थानीय विधायक का बेटा। हादसे के बाद सबूत मिटा दिए गए, पुलिस को पैसा मिला और केस को दुर्घटना घोषित कर दिया गया। नेहा ने इंसाफ मांगा था, लेकिन उसे पागल घोषित कर दिया गया। कुछ ही दिनों बाद उसकी लाश पेड़ से लटकी पाई गई। गांव में उसे आत्महत्या बताया गया, लेकिन सच्चाई थी, नेहा को मारा गया था। उस रात रघु फिर ट्रक में बैठा। जैसे ही उसने इंजन चालू किया, उसकी खिड़की के पास हवा सर्द हो गई। आवाज आई, अब तू जानता है, अब तुझे करना है इंसाफ। रघु ने रेडियो ऑन किया, फिर वही लड़की की कराहती आवाज, मेरी माँ को मारने वालों को सजा दो। अब आत्मा की मांग बदली थी, अब मुक्ति नहीं, इंसाफ चाहिए। रघु सीधा गया पुलिस थाने। रिपोर्ट, सबूत और ट्रक नंबर की जानकारी थानेदार को दी।
पहले तो पुलिस ने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन रघु ने धमकी दी, अगर आज भी तुम छुपाओगे तो ये आत्मा तुम्हें चैन से नहीं जीने देगी। वो बाहर आया और गांव के चौराहे पर सबको बुलाकर पूरा सच सुनाया। लोग सन्न रह गए। कुछ घंटों में ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। थाने को दोबारा जांच शुरू करनी पड़ी। तीसरी रात, अमावस की रात, रघु अकेला राजमार्ग पर निकला। उसने ट्रक रोका और कहा, तेरे गुनहगार अब छुप नहीं सकते, तू जा सकती है। तभी एक धीमी सी हवा चली। लड़की की परछाई ट्रक की छाया से निकली और रघु के सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार उसका चेहरा शांत था, आंखों में पानी था, मगर आग नहीं। उसने कहा, धन्यवाद, और फिर एक तेज रोशनी में वो आत्मा हवा में घुल गई। सूरज की पहली किरण के साथ राजमार्ग 66 पर पहली बार कोई ट्रक बिना रुके गुजरा। कोई रुकावट नहीं, कोई परछाई नहीं। रघु ने ट्रक के पीछे एक पंक्ति लिख दी, एक आत्मा को उसकी मंजिल तक पहुंचाया। अब रास्ता साफ है। गांव वालों ने पहली बार हाईवे पर कदम रखे बिना डरे। और रघु, वो अब सिर्फ ट्रक ड्राइवर नहीं था, वो एक कहानी का हिस्सा बन गया था जो आत्मा को उसकी सच्चाई तक ले गया। ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो।